नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो ये आज इसका जो है थ्योरी का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो इसमें हमने जहाँ से छोड़ा हुआ था उसके आगे से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जो कि था यौगिक। तो देखिए, यौगिक के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ था कि यौगिक जो होता है, एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों की नियत अनुपात में संयोग तौर पर संयोजन से बनता है। मतलब कि ये आपका जो है क्या है कि एक रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा दो तत्वों को जोड़ा जाता है और उसके संयोजन से ये बनता है। उसके साथ ही जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं। इसी अंतर को समझने के लिए जो इसमें क्रियाकलाप दिया गया है, प्रैक्टिकल दिया गया है, हम इसको समझेंगे। तो क्रियाकलाप में देखिए करना क्या है कि इसमें दिया गया है कि कक्षा को दो समूहों में हमें बांटना है और दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में देना है। दोनों समूहों को ध्यान दीजिएगा। तो जब आप देंगे तो पहले समूह को जब आप देंगे तो पहला समूह क्या करेगा कि लोहे के चूर्ण और सल्फ़र पाउडर को पीसेगा उस प्याली में, और दूसरा समूह जो रहेगा वो लोहे के चूर्ण और सल्फ़र पाउडर को पीस कर मिलाएगा, लेकिन मिलाने के साथ साथ मिश्रण को तीव्र ताप तक लाल होने तक गर्म करेगा और अब लाल होने के बाद ज्वाला को हटा देगा और फिर मिश्रण को ठंडा करेगा। तो इससे हो गया। फिर करना क्या है कि समूह एक, मतलब कि जो आपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों को दिया हुआ है, वो प्राप्त सामग्रियों में चुंबकीय गुण की जांच करेंगे। ठीक है, मतलब कि उसमें चुंबक का गुण आया है कि नहीं। आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएंगे और जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, मैं आपको पहले का पूरा प्रैक्टिकल पढ़ के बता देता हूँ, फिर अच्छे से इसको समझा दूँगा। तो जाँच करना है कि चुंबक चिपक रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना की जाएगी। उसके बाद प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएंगे और मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा उसको छान लें। ठीक है, मतलब कि चुंबकीय और उसके रंग बनावट को देखने के बाद उसमें कार्बन डाइसल्फाइड को मिलाएंगे और मिलाने के बाद उसको अच्छी तरीके से छान लेंगे। फिर प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसमें हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु मीन्स होता है पतला और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HCl इसको कहते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। तो इस क्रियाकलाप को करने के बाद होगा क्या, अभी देखिए आपको इन उत्तरों के बारे में आपको समझना है। ठीक है, क्या होगा कि पहला, क्या दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है, मतलब कि क्या दोनों समूह दिखने में जो एक समान जैसे लग रहे हैं। दूसरा, कि किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है। ठीक है, मतलब दोनों ने मटेरियल तो सेम लिया हुआ था, लेकिन दोनों ने पीसा भी था, लेकिन एक ने गर्म करके ठंडा किया था। तो यही देखना है कि किसमें चुंबकीय गुण विद्यमान है। और उसके बाद तीसरा जो दिया गया है कि क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम, मतलब कि मिलाने के बाद क्या हम दोनों को अलग कर सकते हैं। और चौथा चीज़ कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों से गैस प्राप्त होती है। और ये भी देखना है क्या दोनों स्थितियों में यह गैस की गंध समान है या नहीं। तो देखिए, इतना चीज़ों को देखने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद आपको जो मिलेगा आंसर कि समूह एक द्वारा प्राप्त गैस जो रहेगी वो रहेगी आपकी हाइड्रोजन, जो क्या होती है रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील। मतलब इसमें जलने का गुण होता है, लेकिन ये महकता भी नहीं और इसका कोई रंग भी नहीं होता। उसके साथ ही इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है। दूसरा चीज़, समूह 2 में जो इतना क्रियाकलाप किया गया था उससे क्या मिलता है कि समूह 2 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब कि इसका सूत्र होता है H2S। ये होता है, जो होता क्या है कि यह रंगहीन गैस तो है, लेकिन इसकी गंध जो रहती है वो सड़े हुए अंडे जैसी होती है। मतलब कि जब अंडा सड़ जाता है उस तरीके की इसकी स्मेल आती है। उसके साथ ही
आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं, जबकि हमने दोनों मटेरियल सेम लिया था, बस अंतर क्या किया था कि एक को हमने ज़्यादा गर्म किया था, दूसरे को नहीं किया था, केवल उसको मिलाया था। तो उसके बाद होगा क्या कि प्रारंभ में दिए हुए पदार्थ समान थे, प्रारंभ में दिए हुए पदार्थ समान थे, समूह 1 की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह 2 की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ। क्योंकि देखिए दोनों पदार्थ तो हमने लिया, लेकिन पहले में केवल भौतिक स्वरूप परिवर्तन हुआ। भौतिक परिवर्तन मीन्स उसका केवल आकार और मतलब जो पहले ठोस टाइप का था वो बारीक हो गया, और समूह 2 में क्या हुआ कि वो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया, उसकी महक भी चेंज हो गई। तो देखिए इससे क्या हुआ कि समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री 2 पदार्थों का मिश्रण है, दिए गए पदार्थ लोहा और सल्फर हैं समूह 1 में, मतलब कि जो पहले हमने दिया था। जबकि हो गया, इससे निष्कर्ष निकला। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कैसे पदार्थ का जो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। अब देखिए हम आते हैं सारणी 2.2 में, जिसमें हम ये देखेंगे कि यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर होता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि यौगिक और मिश्रण में क्या क्या अंतर होता है। तो पहले हम बात करते हैं मिश्रण की। तो जो मिश्रण होता है वो तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। मतलब कि अगर तत्व और यौगिक अगर मिलते हैं तो उनसे एक मिश्रण बनेगा, उनसे कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। जबकि यौगिक में क्या होता है कि इसमें केवल तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मिश्रण में तत्व और यौगिक दोनों भाग लेते हैं, जबकि यौगिक में केवल तत्व ही भाग लेता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा चीज़ कि मिश्रण का संगठन अपरिवर्तनीय होता है, मतलब कि जब मिश्रण बन जाता है तो वो बदल नहीं सकता। और तत्व यौगिक में क्या होता है कि नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी रहता है, मतलब कि इसका जो मिश्रण का जो इसका संगठन रहता है वो तो परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय में समझ रहे हैं कि उसको आप कम ज़्यादा, जैसे अगर आप मिश्रण का अगर एक एग्जांपल लें कि आपने पानी में चीनी मिलाया, ये आपका पानी, इसमें आप चीनी मिला रहे हैं, तो कम चीनी मिलाएंगे तो कम मीठा रहेगा, ज़्यादा मिलाएंगे तो ज़्यादा मीठा रहेगा। लेकिन वहीं अगर आप यौगिक में जैसे कि आपने देखा हुआ था पीतल, तो पीतल का एक निश्चित संगठन होता है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज करेंगे तो पीतल नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद अगला पॉइंट जो दिया गया है मिश्रण में, कि मिश्रण में उसके उपस्थित घटकों के गुण धर्म को दर्शाते हैं। मतलब कि मिश्रण में आप ये पता कर सकते हैं कि हाँ इसमें कितने कितने चीज़ मिलाया गया है। जबकि यौगिक में क्या होता है कि नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरीके से भिन्न रहते हैं। जैसा कि हमने पीतल का उदाहरण लिया था, तो पीतल में आपका क्या होता है, जस्ता और टिन मिला होता है। ठीक है, तो उन दोनों के क्वालिटी तो अलग अलग थे, लेकिन पीतल आपका बिल्कुल अलग था। तो इसीलिए कहा गया कि यौगिक से जो पदार्थ बनेगा उसका गुण एकदम अलग होगा। वही बात करें अगर मिश्रण में, तो इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। मतलब कि भौतिक विधि द्वारा, कि जैसे आप छान के, उबाल के, वाष्प विधि द्वारा, आसवन के द्वारा, जो आपने पढ़ा था उसके द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर आप बात करें यौगिक को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। तो रासायनिक का इसके बारे में आप आगे डीपली पढ़ेंगे। आप ये समझ लीजिए केमिकल फॉर्म में इसको अलग किया जा सकता है। उसके साथ साथ ये तो चारों आपके मेन कारण हो गए थे, अंतर पेपर में आता भी है। उसके अलावा कुछ अंतर नीचे भी दिया गया है कि जो आपका मिश्रण है, मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान होता है। मतलब कि आप जो मटेरियल मिलाएंगे उसकी क्वालिटी पर ये मतलब क्वांटिटी पर ये निर्भर करेगा। जबकि यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान होता है। मतलब कि अगर आपका ये पूरा यौगिक है तो जितना मात्रा यहाँ पर रहेगा वो एक समान रहेगा, कहीं कम बेसी नहीं होगा। जबकि मिश्रण में ऐसा नहीं होता। उसके साथ ही समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। जैसा कि आपने देखा समूह 2 में जो हमने लोहा और सल्फर मिलाया था तो हमको H2O गैस भी मिली थी ना, तो ये आपकी प्रक्रिया क्या हो गई, ये एक आपका यौगिक है। ठीक है। उसके साथ दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया, जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरीके से भिन्न था। मतलब कि आपने देखा था कि समूह 2 को जो दिया गया था सल्फर और लोहे का चूर्ण, उससे जो पदार्थ बना उसके गुण एकदम अलग हो गए थे। ठीक है, तो यही से बताया गया है। तो हुआ क्या कि इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं को निम्न आरेख के द्वारा समझ सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पूरा चैप्टर जो पढ़ा था
अब इसको हम एक आरेख के माध्यम से, जो कि नीचे दिया गया है, इसमें हम अच्छे से समझ लेते हैं कि देखिए पहले होता क्या है। ये पदार्थ जो होता है ये तीन होते हैं, ठोस, द्रव या गैस। इनकी ये पदार्थ की तीन अवस्था होती हैं और इन तीनों अवस्थाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्रकार क्या है, शुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ के भी दो प्रकार हैं, तत्व और यौगिक। तो देखिए तत्व क्या होता है कि तत्व जो आपका होता है सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो आपका तत्व है ये सबसे छोटा है, इसको और तोड़ के आप कुछ इससे प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, ये सभी चीज़ आपके क्या हैं, तत्व हैं। और वहीं बात अगर हम यौगिक की करें तो यौगिक में क्या होता है कि इसका नियत संगठन होता है, रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब कि इसको आपको भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधि द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जल, जैसे जल क्या होता है, जल में होता है H2O, तो इसको आप ऐसे नॉर्मली काट के, जला के, सुखा के अलग तो कर नहीं सकते, इसके लिए आपको रासायनिक विधि उपयोग करना होगा। उसके साथ मीथेन हो गया, चीनी हो गया, नमक, तो ये सब आपके यौगिक के उदाहरण हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से शुद्ध पदार्थ के दो पार्ट हो गए, हमने देखा। अब हम आते हैं मिश्रण पे। तो देखिए मिश्रण में क्या होता है कि इसका कोई नियत संगठन नहीं होता। आप जितना मिलाते जाएंगे घोल उतना गाढ़ा होता जाएगा, उतना मीठा होता जाएगा। चाशनी, सीरा जिसको कहते हैं, नहीं मिलाएंगे तो हल्का होगा। तो मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण यही है। उसके अलावा मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि इसका संगठन जो है समान होता है। उदाहरण के लिए जल में चीनी, आप किसी भी मौसम में, किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह करेंगे तो जल में चीनी हमेशा एक प्रकार से ही घुलेगी। तो इसीलिए कहा गया है कि इसका संगठन समान होता है। दूसरा, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा अल्कोहल इसके उदाहरण हो गए। आपको कम से कम सभी के दो दो उदाहरण याद होने चाहिए। विषमांगी में क्या होता है कि इसका असमान संगठन होता है। मतलब जैसे बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि। तो इस तरीके से आपको पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ में इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के तत्वों की क्या क्वालिटी होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आज का चैप्टर यही कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो इस चैप्टर का जो अभ्यास के प्रश्न है हम उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसको सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो इसी के साथ आज हमारा ये वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ बताया गया सभी चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कमेंट भी करेंगे तो आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।